देश के बड़े समूह के बड़े अखबार की वेबसाइट पर आज एक खबर छपी है जिससे चीन के साथ भारत के सीमा विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर की है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान ने चीन और भारत से सटी एलएसी के नज़दीक अब पाकिस्तानी सेना के करीब 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं पिछले दिनों में। यही नहीं बल्कि चीन पाकिस्तान की मदद से अल बदर नाम के आतंकी संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा ताकि वो भारतीय इलाके में दोबारा आतंक को अंजाम दे सके। यानी चीन के साथ अब पाकिस्तान भी आ खड़ा हुआ है और दोनों मिलकर सरहद पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में। यह खबर आज छपी, यानी पीओके में एलएसी पर पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। यह खबर भारत सरकार से छुपी नहीं है, छुपी नहीं हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया उसमें सरहद पर चीन के साथ बढ़ते तनाव का कोई जिक्र भी नहीं किया। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से लापरवाही न बरतने की दोबारा अपील की, लेकिन चीन को लेकर जनता की बढ़ती चिंताओं को प्रधानमंत्री ने एड्रेस नहीं किया। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा कि आखिर चीन और पाकिस्तान मिलकर सरहद पर इतनी बड़ी तैनाती करके आखिर भारत को क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश में अगर चीन का जिक्र गायब है तो कुछ और का भी जिक्र करना प्रधानमंत्री क्यों भूल गए। उन्हें चीन से ज्यादा क्या चुनावों की चिंता थी, ये सवाल भी उठ रहे। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी भूले तो कुछ और भी। जो भूले वो क्यों भूले, वो क्या भूल गए जो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जिसको लेकर कटाक्ष किया, और जो पीएम मोदी ने याद रखा भी तो वो क्या था। क्या उसका भी कोई राजनीतिक कारण है? शायद हाँ, मोदी जी को याद भी मतलब की चीजें ही रहती हैं और मतलब ना हो तो वो चीजें भूल जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या राष्ट्र के नाम अपने उस संदेश में, मंगलवार वाले संदेश में पीएम मोदी से देश चीन के खिलाफ कुछ ठोस मोर्चेबंदी का जिक्र या उसके संकेत की उम्मीद कर रहा था? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो मंगलवार को प्रधानमंत्री कोरोना काल में पिछले लगभग 100 दिनों में छठी बार राष्ट्र के नाम संदेश लेकर देशवासियों से मुखातिब थे। आगे बढ़ने से पहले आपको इतना बता दूं कि ये उनके पिछले 6 संबोधन में सबसे छोटा संबोधन था, मात्र 15 मिनट का, जिसमें पीएम मोदी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न दिया जाएगा और 1 किलो चना भी। आप कहेंगे कि अरे ये ऐलान तो मोदी जी के मंत्री भी कर सकते थे। एक योजना जो पहले जून तक थी वो नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ये सूचना किसी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए भी दी जा सकती थी। लेकिन आप एक चीज हमेशा मिस कर जाते हैं, भाई बात छोटी बड़ी नहीं होती, बात मन की होती है। समझ रहे हैं ना आप? फिर आप पूछेंगे कि उनके मन में क्या ये बात नहीं उठती कि कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही, कोरोना मामले क्यों रफ्तार पकड़ रहे हैं, सरकारी प्रयासों में क्या कहीं कोई कमी रह गई है, कैसे इसका निदान निकालें, क्या दूसरी कोशिशों की जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए। अब देखिए, ये सब बातें मोदी जी के मन में नहीं उठती तो नहीं उठती, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन पीएम के इस संबोधन को लेकर कई सवाल उठे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ट्वीट में पीएम को ये याद दिलाना जरूरी समझा कि आपको चना याद रहा और चीन भूल गए। पीएम सिर्फ चीन के बारे में जिक्र करना ही नहीं भूले। जब अन्न योजना के एक्सटेंशन का ऐलान वो कर रहे थे अपने संबोधन में, तो उन्होंने इस देश में त्योहारों और खुशियों की भी बात की। इस अन्न योजना को उन त्योहारों से भी जोड़ा कि साहब अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है।
मोदी जी ने नवंबर तक कई त्यौहार गिना दिए, जैसे गणेश चतुर्थी, गुरु पूर्णिमा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा तक गिना दिया, मगर बकरीद भूल गए, जो इसी महीने 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त को मनाई जाएगी। छठ याद रहा मगर बकरीद नहीं। छठ जो कि दिवाली के बाद आता है त्यौहार, लेकिन छठ त्यौहार तो मुख्य तौर पर बिहार में मनाया जाता है। वही बिहार जिसकी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल नवंबर में ख़त्म हो रहा है और जहां जाहिर तौर पर उससे पहले ही विधानसभा के चुनाव हो जाने हैं, और जिस राज्य में 16-17% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन बिहारी क्यों? बकरीद तो दुनिया भर के मुसलमानों का त्यौहार है, पूरे भारत में भी शिद्दत से मनाया जाता है। वैसे मोदी जी नवंबर में ही होने वाले गुरु नानक जयंती को भी भूल गए। 30 नवंबर की डेट है गुरु नानक जयंती की। खैर, मोदी जी को कोई कैसे याद दिलाए और कब कब याद दिलाए और कब तक याद दिलाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्हीं का ही स्लोगन था। तो क्या वो भी जुमला था? नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तो क्या बिहार के वोटरों का दिल जीतने की भी कोशिश थी? ये अन्न योजना के एक्सटेंशन को लेकर इसका जिक्र करके नवंबर तक, दिसंबर तक नहीं, नवंबर तक, जिसमें लाखों वो लोग भी शामिल हैं जो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब, राजस्थान से कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ पैदल ही अपने घर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड निकल पड़े थे। क्या ये अन्न योजना उन प्रवासी मजदूरों के लिए भी, उनको ध्यान में रखते हुए, चुनाव ध्यान में रखते हुए भी एक्सटेंड की गई? क्योंकि ये जो पलायन किया जिन मजदूरों ने, वो क्यों किया? क्योंकि राज्य सरकारों ने ना तो उनके खाने का, ना रहने का, ना इंतज़ाम करा पा रही थी। केंद्रीय सहायता भी उन्हें नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पलायन करना ही ज़रूरी समझा कि घर पहुंच जाएं किसी तरह से, वहाँ तो खाने का जुगाड़ हो ही जाएगा। फिर इनसे ट्रेन में भेजने के किराए भी वसूले गए। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी। अब चूंकि इन्हीं लोगों से वोट लेने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो लोक लुभावन योजनाओं का पिटारा खोला जा रहा है। चलिए, ये बात तो अब साफ है कि मोदी जी ने इस योजना के एक्सटेंशन का जिक्र बिहार चुनाव के मद्देनज़र भी किया होगा। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात भी रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का ऐलान हुआ था कि साहब वो मंगलवार को करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन, तो जनता को यही लगा कि अगर सरकार ने छोटे मोटे चीनी ऐप्स बैन किए हैं और अगर मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो चीन के खिलाफ और कई कड़े फैसलों का जिक्र करेंगे या कड़े फैसलों का कम से कम संकेत देंगे। ऐप्स पर तो बैन कर ही दिया, बल्कि लोग सोच रहे थे कि सिर्फ ऐप्स ही नहीं बल्कि चीन को दूसरे आर्थिक मोर्चों पर भी घेरने के संकेत देगी सरकार कि तैयार रहिए आप लोग। देशवासियों में जोश जगाएंगे कि चीनी इरादों से देश और नागरिक कैसे लोहा ले सकते हैं, चीन के नापाक इरादों से। आखिर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन मायने रखता है। जनता को बहुत उम्मीद रहती है अपने प्रधानमंत्री से। और रही बात लोकल पर वोकल की, तो वो तो तभी होगा जब भारतीय कंपनियां चीनी प्रोडक्ट से वाकई टक्कर लेंगी, अपने बेहतर माल बाजार में उतारेंगी, जब आम उपभोक्ता को देश में ही बना बढ़िया और उच्च क्वालिटी का माल मिलेगा, चाहे वो मोबाइल फोन हो या एप्स। लेकिन उसमें तो समय लगेगा ना। लेकिन चीन अगर भारत की संप्रभुता को आज चुनौती दे रहा है, हमारी भूमि पर आज वो नजरें गड़ाए बैठा है, तो क्या ऐप्स पर बैन लगाना ही भारत का एकमात्र जवाब होगा? वो भी ज़्यादातर वो ऐप्स बैन किए गए जो बहुत कम लोग ही इस्तेमाल करते हैं, अगर आप टिकटॉक को अलग छोड़ दें।
वीचैट को अगर अलग छोड़ दें। भारत में चीनी इन्वेस्टमेंट के जाल को कैसे तोड़ा जाएगा? स्टार्टअप्स में चीन को रोककर दूसरा ऑप्शन सरकार क्या देना चाहती है? लोकल और वोकल तो ठीक है अपनी जगह, केवल लोकल पर वोकल कह देने भर से क्या हम चीन को टक्कर दे सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री या सरकार से देश की जनता को यह जानने का हक है कि लोकल पर वोकल तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म प्लान अभी क्या करें, अभी किस तरह से घेराबंदी करनी है चीन की, बताइए हम क्या कर सकते हैं? मजेदार बात यह है कि इसी सरकार के मंत्री ने इसी साल मार्च में संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि चीनी ऐप से सरकार या देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और ना ही वो इन्हें बैन करने के बारे में विचार कर रही है। सरकार का विचार नहीं है ऐसा बैन करने का। सरकार को ये बताना चाहिए अब कि आज वो खतरा कैसे अचानक बढ़ गया जब चीन के वही ऐप्स के जरिए उपभोक्ता के सारे महत्वपूर्ण डिटेल्स जहां पहुंचने थे वहां पहुंच चुके हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो आज ही ब्रेक हुई, जिसका जिक्र मैंने आज के इस शो में शुरुआत में ही किया था, और वो ये कि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में चीन और भारत की एलएसी पर अपने 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। ये इलाका उत्तर में लद्दाख से मिलता है, गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने गिलगिट बल्टिस्तान इलाके में इतनी बड़ी सेना पहले कभी नहीं तैनात की, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी नहीं, जब उसे लग रहा था कि भारत कहीं आक्रमण ना कर दे और लड़ाई की आशंका कहीं बढ़ तो नहीं गई है। इस खबर से यह साफ है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ अब सरहद पर लड़ाई के साथ साथ आतंक का भी मोर्चा खोल रहे हैं। पिछले 2 महीने से चीनी सेना एलएसी पर बड़ा जमावड़ा कर रही है। उसकी भारत की भूमि हथियाने की योजना है। इसी योजना को नाकाम करने के इरादे से कर्नल संतोष बाबू और भारतीय सेना के 19 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी 15 जून की रात को गलवान घाटी में। बातचीत के कई दौर के बावजूद चीन के इरादे अच्छे नहीं दिख रहे, और अब यह खबर कि कैसे वो अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चौतरफा घेरने में जुट गया है। पिछले साल जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद अमित शाह ने कहा था कि हम पीओके को भी लेकर रहेंगे। गिलगिट बल्टिस्तान अब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी से सटे लद्दाख के करगिल द्रास सेक्टर में भारत व पाकिस्तान का 1999 में युद्ध हुआ था, अगर आपको याद हो, 21 साल पहले। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक चीनी अधिकारी अल बदर नाम के आतंकी संगठन को भी भारत के खिलाफ फिर से इस्तेमाल करने के पक्ष में है और लगातार इस संगठन को जिलाने की कोशिश की जा रही है। और चीन इस संगठन, आतंकी संगठन को कैसे असलाह या दूसरे तरीकों से मदद कर सकता है, उस पर बातचीत चल रही है। अल-बदर पहले भी कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह ने भी हाल फिलहाल ये कहा था कि अल-बदर को लेकर चिंता जताई थी कि उस संगठन को फिर से जलाने की कोशिश हो रही है और भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए इन सब खबरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन या चीन के खिलाफ भारत की आर्थिक या दूसरी मोर्चेबंदी का कतई जिक्र नहीं करना चौंकाता है। मेरा आज का सवाल, क्या राष्ट्र के नाम अपने उस संदेश में पीएम मोदी से देश चीन के खिलाफ कुछ ठोस मोर्चेबंदी के संकेतों की उम्मीद कर रहा था? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।